थ्योरेटिकल पार्ट्स में एक चीज हमने देखी, एक्सटर्नल एनालिसिस, और दूसरा हमने देखे इंटरनल एनालिसिस। लेट्स अज्यूम एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनीज हैं, उनमें एक थ्रेट या अपॉर्चुनिटी की वजह बन सकती है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च कर दी जिसकी वजह से आपकी सेल्स पे असर पड़ गया। कुछ टाइम पहले एफबीआर ने रूल पास किया था, लॉ पास किया था कि कोई भी कस्टमर जब आपसे 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा की शॉपिंग करेगा तो आपने उससे अपनी एनआईसी की कॉपी लेनी। इससे क्या हुआ, लोगों ने महंगी चीजें खरीदना बंद कर दी। तो इन इदारों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई ऐसे लॉज तो ना बनाओ, क्योंकि कोई भी कस्टमर जब एसी खरीदने जाएगा तो डेफिनेटली सस्ता तो नहीं मिलने वाला। और अगर किसी ने 1.25 लाख 1.5 लाख का एसी लिया तो दुकानदार बोलेगा मैं आपको एसी दे ही तब सकता हूं, आपका बिल काट ही तब सकता हूं जब आप एनआईसी की कॉपी मुझे देंगे। अब इसको यहां डर लगने लगा कि ये एफबीआर को बताएगा कि इसने मुझसे 1.5 लाख रुपए का एसी लिया है, और एफबीआर बोलेगा तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए आए कहां से? तो ऐसे तो मेरी स्पेंडिंग इनके सामने आ जाएगी, मैं तो फंस जाऊंगा। बहरहाल ऐसी कोई पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने दे दी वो आपके बिजनेसेस के लिए एक थ्रेट बन सकती है। अगर पाकिस्तान का क्लाइमेट ठंडा हो गया, अभी फेब तक हम सर्दियां फेस कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि इस साउथ साइड पे भी टेम्परेचर ठंडा रह जाता है और लोग उसकी वजह से एसी खरीदना बंद कर देते हैं, मैं क्या करूं? जिस तरह कुछ टाइम तक हमारे रीजन में सर्दियां नहीं पड़ रही थी तो हमने विंटर क्लोथ, स्वेट शर्ट, स्वेटर्स, जैकेट्स, हुडीज खरीदना ही बंद कर दिए थे। तो जब कोई विंटर क्लियरेंस सेल भी लगती है हम कुछ नहीं लेते थे, मतलब पहनेंगे कब, सर्दी आ कहां रही है। अगर इसी तरीके से हमारे यहां हाई टेम्परेचर्स कम हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, लोग बोलेंगे एसी की जरूरत क्या है, पंखों से गुजारा हो जाता है। नॉर्थ साइड अगर देखें, अगर आप मरी जाएंगे तो अक्सर आपको होटल्स में पंखे भी नहीं मिलेंगे, अगर आप हमजा जाएं तो आपको फैंस भी नहीं मिलेंगे, तो यू माइट गेट शॉट, आपके पास एसी नहीं है, उन्हें एसी। हाँ, हम एसी उल्टा लगाते हैं, आउटर अंदर लगाते हैं, इनर बाहर लगाते हैं कि गर्मी है भाई। तो अगर क्लाइमेट चेंज हो गया जिसकी वजह से आपको थ्रेट आ गया कि अब आपके एसी नहीं बिक रहे, तो दैट इज एक्सटर्नल। माशी हालात ऐसे बैठ गए कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो एसी अफोर्ड कर सके या एसी का बिल अफोर्ड कर सके, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हाई हो जाए, कुंडे लगना टोटली बंद हो जाए, तो लोग तब भी शायद एसी नहीं लगाएंगे कि मतलब एसी तो खरीद लेंगे लेकिन हर महीने जो 50-60 हजार रुपए का बिल आएगा वो कौन भरेगा? ये इकोनॉमिक कंडीशंस। लोग रफ टफ है, उनको गर्मी लगती नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जून जुलाई या मई की कड़कती धूप में रोड पे पत्थर कूट रहे होते हैं, तो बोले यार काम कैसे कर रहे हो, हमसे तो सांस नहीं ली जा रही, इतनी गर्मी है। तो अगर लोग रफ टफ हो जाते हैं और वो इस बात को मानने लग जाते हैं कि एक आर्टिफिशियल कूलिंग क्रिएट नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे बोन्स वीक पड़ जाएंगे, उन्होंने एसी खरीदना बंद कर दिया, एसी को डिस्करेज करने लग गए। एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक हमने पढ़ा कि कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स का रीजन बन सकता है। दूसरा हमने देखा इंटरनल, कि आपके पास स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी डेवलप ही नहीं हो गई, आपके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सके। बाकी सब ठीक चल रहा है, गिरी के एसी बिक रहे हैं, हायर के एसी बिक रहे हैं, रूपा डिजिटल के एसी बिक रहे हैं, ले लेके कैनवुड के लिए मसला है। अब अगर सारे एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्केट श्रिंक हो रही है तो एक एक्सटर्नल मसला है, हम सब फेस कर रहे हैं।
लेकिन अगर बाकी सारी कंपनीज के एसीज अच्छे चल रहे हैं, कस्टमर भी है, सेल भी है, ग्रो कर रही है, जैसा जिलेट पाकिस्तान पीएनजी ने जब पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बंद करने की अनाउंसमेंट की, तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के ऊपर आ गए कि देखो तुमने हालात ही तंग कर दिए, कंपनीज एग्जिट ले रही हैं। तो सामने से ट्रीट पाकिस्तान है कि बोला मेरा रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, जिलेट का रेवेन्यू गिर रहा है। तो ट्रीट भी वही प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो जिलेट के है, तो जिलेट का रेवेन्यू श्रिंक कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, और ट्रीट का बढ़ रहा है। तो इसमें का इकोनॉमी का मसला है, हालात तो फिर सबके लिए जस्ट दैट मीन्स कि आप कंपीट नहीं कर पा रहे हो, आपकी कॉस्ट बहुत हाई है, आपके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप लो प्राइसेस सेट कर सको, आपके प्रोडक्ट में कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं है। तो वी सेट कि या तो आपके पास वो कॉम्पिटेंसीज नहीं है, कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, या डिलीवरी मैकेनिज्म नहीं है, डीलरशिप सही नहीं दे पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमारे जाती मसाइल होते हैं, जिसके ऊपर हमने बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम बेंचमार्किंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। जॉनसन स्कूल्स का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मॉडल हमने पढ़ा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज अबाउट अस दैट कस्टमर वैल्यूज, और हमारे कौन कौन से फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ अ कंपनी। और अगर आप वो सक्सेस फैक्टर्स को इंश्योर नहीं कर पा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, यू नो कि मेरा कस्टमर मेरा नेटवर्क तभी यूज करेगा जब उसको हर जगह पे कवरेज मिलेगी, लेकिन वो कवरेज में डिलीवरी नहीं कर पा रहा, कि मेरा स्टूडेंट मेरे पास तभी टिकेगा जब उसको क्वालिटी ट्यूटर मिलेगा, लेकिन मैं ट्यूटर्स में वो क्वालिटी दे ही नहीं पा रहा हूं, वैसा बंदा ही नहीं बन पा रहा जो अच्छे से पढ़ा सके। तो ये हमारे इंटरनल मसले मसाइल हैं। इन दोनों के बीच में एक आता है आपस का झगड़ा, जिसको हम कहते हैं कंपेटिटिव फोर्सेस। अब ये ना कोई एक्सटर्नल मसला है और ना ही आप में किसी किस्म की कोई वीकनेस है, लेकिन जो आपसी लड़ाई है ना, जिस तरीके से हम कॉम्पीट कर रहे हैं, आप किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की मार्केट में जाए और उससे पूछेंगे यार ये डिस्पेंसर कितने का है, ये एसी कितने का है, ये एयर कूलर कितने का है, वो आपको एक पैसे बताएगा। आप बोले ठीक है मैं आता हूं। बराबर वाले दुकान को बोले यार वो तो मुझे एसी इतने में दे रहा है, वो बोलेगा चलो उससे 2000 रुपए कम मुझे दे देना। फिर आप वापस पहले वाले के पास जाओ, उसने तो 1,38,000 कर दिए। कैसे कर सकता है? कैसे कर दो आप जानो। बोला यार फिर आपसे कुछ नहीं कमाऊंगा, 1,37,000 कर दूंगा। अब आप वापस दूसरे वाले के पास जाओ, बोला उसने 1,37,000 कर दी, ये बोले तो मैं भी 1,37,000 कर दूंगा। फिर आप देखो यार कि चल क्या रहा है, ये आपस में एक दूसरे का कस्टमर काटने के लिए वाकई में अपने प्रॉफिट मार्जिन को पी जाते हैं। बोला नहीं कमाओ, रेट लो, जितने में कंपनी ने मुझे इनवॉइस किया है ना तुम उतने में ही ले जाओ। मसला है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन सिग्निफिकेंटली लो हो रहे हैं। क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, लोगों की सोशल वैल्यूज चेंज हो गई हैं, क्या हुआ? हम एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं। हम पाकिस्तानी जुबान में कभी कभी इसको कहते हैं मट्टी पलीत कर देना, कि खुद भी नहीं खा रहे हो हमें भी नहीं खाने दे रहे, तुम्हें भी। और इससे क्या हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री गंदी हो रही है, पूरा बिजनेस गंदा हो रहा है। या आप कमा लो, व्हाट इफ आई स्टार्ट लॉन्चिंग पे ओनली इफ यू पास, फीस सिर्फ तब देना जब तुम्हारा पेपर पास हो, वरना नहीं देना। और अगर कोई टॉप रिनाउंड टीचर्स भी ये पॉलिसी लाने लग जाएं, तो जो सीए करवाने वाले बाकी कॉलेजेस हैं वो बोलेंगे कमाएंगे कैसे। तो अगर इंडस्ट्री में कंपीट करना शुरू कर गए ना हम
एक दूसरे से, और देखेंगे हम कौन से ग्राउंड्स पे कॉम्पीट कर रहे हैं। ये डिटरमिन करता है कि प्रॉफिट मार्जिन्स कितने होंगे। हमारे पास हमारे एरिया में एक कम्युनिटी है, उनकी मार्केट में कॉमन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेट्स से हार्डवेयर की शीट्स मिलती है, कारपेंटर का शॉप सामान जो होता है, हार्डवेयर की शीट्स कौन से मिलती है। और एक ही तरह की कम्युनिटी है जो कि पूरा बिजनेस करती है। ये कम्युनिटीज अक्सर आपस में इबादत गाहों में जब जमा होते हैं तो इनकी वहीं पे बिजनेस मीटिंग्स भी होती है, और वहां पे ये अक्सर एक रेट लिस्ट पे अपना एग्रीमेंट कर लेता है कि ये हार्डवेयर की शीट 3150 से नीचे कोई नहीं बेचेगा। डन हो गया। अब अगर कोई कस्टमर आता है, यार फला के पास में गया था, वो तो 3000 की कर रहा है, तो ये बोलेगा जाके ले आओ, क्योंकि उसको पता है कि 3150 से वो नीचे नहीं आएगा। अल्टीमेटली फायदा किसका हो? हमारा। हमारी लड़ाई के बीच में कहीं कस्टमर बेनिफिट ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, कार्टेल सेट कर देता है। तो अगर मैं अपने पैकेजेस इतने लो कर दूं, डेटा भी दूं, एसएमएस भी दूं, कॉल्स भी दूं, और बहुत लो प्राइस पे 300 रुपए में आपका पूरे महीने का पैकेज हो जाए, तो यूफोन, जोंग, मोबाइलिंग वाले कहेंगे यार क्या है? जब कस्टमर 1000-1200 रुपए एक महीने का पैकेज करवा रहा था, 1150 कर देता, 300 मरवा दिया। इससे बचेगा तुझे भी कुछ नहीं, और हमारा भी कस्टमर खराब किया। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटर फोर्सेस। तो ये आगे इन बिटवीन। तो एक हो गई बैरूनी कुव्वतें, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जो कि हमारे बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन्स गिरा सकते हैं, लॉसेस में लेके जा सकते हैं, या बिजनेस को फ्लरिश करवा सकते हैं। या हो सकती है आपके इंटरनल स्ट्रेटेजीज, आपके खुद के एक्शंस, आपके खुद के प्लान्स, आपके खुद की कॉम्पिटेंसीज, आपके खुद के प्रोडक्ट्स, आपके मार्केटिंग मिक्सेस, जो कि आपको एक एज दिलवा सकते हैं। और एक आगे इन बिटवीन, कि हम जो आपस में सप्लायर ऑफ कॉमन प्रोडक्ट्स है, इनको हम कहते हैं इंडस्ट्री। सप्लायर ऑफ, तो सारे बैग्स बनाने वाले, सारे चेयर्स बनाने वाले, सारे एलईडी ट्यूबलाइट्स बनाने वाले, सारे मोबाइल फोन्स बनाने वाले, जितने भी सप्लायर्स हैं, उन सबको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री। अब वो सारे सप्लायर्स एक दूसरे को कैसे टक्कर देते हैं, इसको कहा जाएगा कंपेटिटर फोर्सेस। ठीक, चैप्टर के ऊपर आए तो कुछ टर्म्स हम सीखते चलते हैं। हाँ जी, इसमें पीडीएफ का पेज नंबर 78 है और बुक का 74। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज। एक वर्ड है मार्केट और दूसरा वर्ड है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के हवाले से मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अभी दिया। इंडस्ट्री मतलब सप्लायर ऑफ कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज देने वाली तमाम कंपनीज, एचबीएल, एबीएल, मीजान, बैंक इस्लामी, फैसल बैंक, इन सबको जब आप आपस में ग्रुप करेंगे तो इसको बैंकिंग इंडस्ट्री कहा जाएगा। जब सारे न्यूज चैनल्स की लिस्ट बनाई जाएगी तो उसको न्यूज इंडस्ट्री कहा जाएगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहा जाएगा, फिल्मिंग इंडस्ट्री कहा जाएगा, फर्नीचर इंडस्ट्री कहा जाएगा। सो इंडस्ट्री इज अ सप्लायर ऑफ कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज। द मार्केट इज अ प्लेस। यहां प्लेस से हमारा मकसद कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, where buying and selling takes place. A market can be defined in different ways. पहला, it can be defined by the products or services that are sold, such as fashion clothes market, banking market, or the market for air travel. हम कहते हैं मोबाइल मार्केट है, तो वहां पे कौन सी चीजें
खरीदो फरोख्त की जाती है? मोबाइल फोन्स। क्लोथिंग मार्केट है, यहां कपड़े, मिसाल हमारे यहां रेशम गली, यूनिट नंबर 8, कुछ ऐसी मार्केट है जहां कपड़े मिलते हैं। तो जहां भी बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको मार्केट कहा जा सकता है। इट कैन बी डिफाइंड बाय कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स। अच्छा, पहला हमने क्या, प्रोडक्ट्स के हिसाब से एक मार्केट डिफाइन कर दी, और दूसरा कस्टमर्स के हिसाब से मार्केट को डिफाइन किया जा सकता है। कस्टमर मतलब कि कुछ होते हैं जो इकोनॉमिक कस्टमर्स होते हैं, जो कि सस्ती चीज खरीदना चाहते हैं। जब उन सारे कस्टमर्स को आपने एक जगह पे एंटरटेन कर लिया तो वो इकोनॉमिक मार्केट होगी। अगर एक एलीट कस्टमर है, जहां चीजें सस्ती नहीं मिलती, प्रीमियम मिलती है, ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, बहुत महंगी चीजें मिलती हैं, वहां जो कस्टमर जाके हिट करेगा उसको एलीट कस्टमर कहा जाएगा। यूं फीमेल्स के लिए अलग मार्केट अज्यूम करना कि ये प्रोडक्ट जो डिजाइन किया जा रहा है ये पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए है, पर्टिकुलरली वर्किंग मदर्स के लिए है, पर्टिकुलरली हाउसवाइफ्स के लिए है। ये प्रोडक्ट यंग टीन्स के लिए है, ये इन्फेंट्स के लिए है, ये न्यूबॉर्न्स के लिए है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, ये स्पोर्ट्समैन के लिए है। तो जब आप कस्टमर को कैटेगराइज करेंगे कि जो गेम्स खेलते हैं, जिस तरह एडिडास के अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदें तो उनके बाकायदा शैम्पूस भी आते हैं, बॉडी वॉशेस भी आते हैं। एक बीच में शैम्पू आया था क्लियर के नाम से, तो उसकी एड में आता ही रोनाल्डो था। वो शो ही ऐसे करते थे कि जब खेल के स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग की वजह से जो डैंड्रफ होता है उस डैंड्रफ को क्लियर करता है ये क्लियर शैम्पू। तो जो खवातीन अपने लंबे घने काले स्याह बाल बनाना चाहती है उसके लिए क्लियर नहीं है, नहीं तुम जाके सनसिल्क लगा। तो शैम्पू है प्रोडक्ट, लेकिन मैं किस मार्केट के लिए बना रहा हूं, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर के लिए बना रहा हूं। तो गाड़ियां, लेकिन हर गाड़ी का टारगेट एक डिफरेंट कस्टमर हो सकता है। अभी हम बात करते हैं टैंक 500 गाड़ी हेवल उन्होंने लॉन्च की है 2.25 करोड़ रुपए में। वो लैंड क्रूजर स्टाइल की गाड़ी है, मसाजिंग सीट्स, यानी पीछे हुए जो पैसेंजर्स हैं उनको एक टैबलेट दिया हो, सारी गाड़ी का म्यूजिक, एसी सब वहां से कंट्रोल कर रहे हैं। क्या तो लग्जरी दी है गाड़ी में। अब अगर कोई बंदा एल्टो खरीदने जाए, बोला महंगी है, पैसे कम नहीं हो सकते, बोले हट, तुम लैंड क्रूजर के पैसे पूछने आए मुझसे, पैसे ले आए 20-25 लाख रुपए, तुझे एल्टो ले, बिकॉज यू आर नॉट माय टारगेट। आप इधर क्यों आ रहे हो? तो हम अभी जब स्कूल लॉन्च करें उसमें स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, इतनी लग्जरियस चीजें, सैलरीज हम टीचर्स को बहुत अच्छी पे कर रहे हैं, क्यूरिकुलम हम फिनलैंड का ला रहे हैं। तो कोई ऐसे लोग आते हैं, सर आपकी फीस ज्यादा नहीं, वो मेरे मोहल्ले में एक स्कूल है वो तो 2,500 रुपये लेता है, तो शुड आई रिकंसिडर कि मेरी फीस ज्यादा है? नहीं, आई शुड आइडेंटिफाई। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने भाई, हमारी कॉम्पिटिबिलिटी नहीं है, आप वहीं चले जाओ, नो इश्यूज। तो आप हर एक को टारगेट थोड़ी करेंगे। तो मार्केट्स को कभी कभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के हिसाब से मार्केट कैटेगराइज की जाती है, और कभी कभी कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर। तो जब आपको जमींदार वडेरा चाहिए तो आप उसके लिए वैसे ही गाड़ी रखेंगे जो चाहता है कि टोल प्लाजा वाला मुझसे 30 रुपए नहीं लेगा। मेरी गाड़ी देखेंगे बोलो रीगो है, छोड़ इनको नहीं रोकना, मे बी, एंड दे डोंट केयर कि मेरा डीजल कितना पी जाएगी, राइट? तो पोटेंशियल कस्टमर को भी मार्केट या कस्टमर्स को भी मार्केट कहा जाता है। तीसरा, कस्टमर मार्केट्स माइट ऑल्सो बी डिफाइंड बाय जियोग्राफिकल एरिया। अच्छा, जियोग्राफिकल एरिया मतलब कि कोई पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन। तो अगर कोई सिटी सेंटर है वहां आप अलग तरीके की मार्केट अज्यूम कर सकते हो, और अगर कोई लोकल एरियाज है, बैक एरियाज है, गांव है, कोई कंट्री साइड है,
उसको आप जियोग्राफिकली एक अलग मार्केट अज्यूम कर सकते हैं। तो आपकी जो फिजिकल लोकेशन है उसके हिसाब से भी मार्केट्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने जाए तो बैट खरीदना है, रैकेट खरीदना है, वॉलीबॉल खरीदना है, उसके पैसे अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी पिकनिक स्पॉट पे यही चीजें मिले तो सस्ती मिलेंगी नहीं, वो उसकी प्राइसेस डबल। आप एक पानी की बोतल जनरली किसी भी जनरल स्टोर से ले लें और किसी रेस्टोरेंट से वही पानी की बोतल लें। मॉल के अंदर फूड कोर्ट में हम जाते हैं और नीचे हमें पता है कि कारफोर है या कोई सुपर स्टोर है, हमें पता है कोल्ड ड्रिंक्स वहां से मिल रही हैं और फूड कोर्ट है, यहां कोई मना तो नहीं करेगा कि क्यों लाए हो। हाँ, बाहर से मॉल के अंदर हम ईटेबल्स नहीं ला सकते थे, लेकिन सुपर स्टोर से अगर मैं होलसेल में पानी की बोतल लेके आ गया और यहां आके मैंने कंज्यूम करी तो कौन मना करेगा। तो रेस्टोरेंट वाला वही स्मॉल वाटर बॉटल मुझे 120 रुपए की लगा रहा है और नीचे जो सुपर स्टोर है उससे मैं 90 रुपए की लार्ज है। तो क्यों वहां पे कीमत अलग, वहां पे कीमत अलग? क्योंकि मार्केट ही डिफरेंट है। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से भी मार्केट्स को डिफाइन किया जा सकता है। तो एक हो गया किस तरह के प्रोडक्ट्स और किस तरह की सर्विसेज हैं, इसको भी मार्केट कहा जाएगा। तो अगर मुझे कोई फ्लैगशिप फोन चाहिए, आईफोन, सैमसंग S25 अल्ट्रा, गूगल पिक्सल, तो वो आपको ऐसे गली मोहल्ले की किसी मोबाइल शॉप से नहीं, और उसका अगर बैक कवर चाहिए, स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा। उसकी मार्केट टोटली अलग ही। हम रखते हैं फोन्स, टच फोन भी रखते हैं, चार्जर भी रखते हैं, लेकिन जो चीज आप मांग रहे हो ना वो आपको यहां से नहीं मिलेगी, ये आपको जाके फला जगह से मिलेगी, ऑनलाइन मिलेगी। फेयर? तो मार्केट्स को 3 जनरल कैटेगरीज में रखा जा सकता है। एक तो जिस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उनकी बाइंग एंड सेलिंग, दूसरा क्लास ऑफ कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर, टाइप ऑफ कस्टमर, तो आप कस्टमर के अकॉर्डिंगली भी मार्केट्स बना सकते हैं, और तीसरा जियोग्राफिकल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट को डिफाइन किया जा सकता है। सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉर कंपनीज इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सेल गुड्स और सर्विसेज सक्सेसफुली इन स्पेसिफिक टारगेट मार्केट्स। तो जब आप मार्केट्स को समझ जाएंगे कि किस तरह की मार्केट है, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि यहां कौन सी स्ट्रेटेजी कामयाब हो सकती है। तो अगर एलीट को बेच रहे हो ना, तो सस्ते करने से आप चीप लगोगे, कस्टमर ज्यादा चीप थॉट नहीं रखता कि स्पेयर पार्ट्स कहां से मिलेंगे, पेट्रोल कितना कंज्यूम करेगी, नहीं। वो सिर्फ इस वजह से रखेंगे कि पूरी सोसाइटी में, पूरे शहर में मैं अकेला होऊंगा जिसके पास ये गाड़ी होगी। अगर किसी और के पास, और कॉमनली लोगों के पास है, जिस तरह के स्विफ्ट लोगों के पास है, जिस तरह एल्टो लोगों के पास है, जिस तरह करोला लोगों के पास है, तो वो एकदम से बेचेगा, बोला मुझे चाहिए नहीं गाड़ी, राइट? ओके। तो कंपनी मार्केट्स के हिसाब से उनकी नीड्स, उनके वांट्स को समझेगी और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी सेट करेगी। द स्ट्रेटजीज आर नोन एज प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी। पहले अपने प्रोडक्ट को देखो और फिर आप मार्केट को देखो और दोनों को मैच करो। मुहावरा दिया था, अंधों के शहर में आईने बेचना। प्रोडक्ट गलत है, ऑडियंस गलत है। अच्छा, ऑडियंस के लिए फिर दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ना। तो एग्जाम्पल हमने ली थी कि रीवो, अगर आपने टो ट्रक करके लॉन्च की थी, सामान कैरी करने के लिए लॉन्च की थी, तो शायद इतना आपको प्रॉफिट नहीं दे रही थी। लेकिन जब आप गार्ड बिठा दिए ना और लगा क्या जी तो फिर क्लास है, तो लोगों ने फिर उसको परचेज करना शुरू कर दिया। तो रीवो, हाइलक्स शायद पूरी दुनिया में कहीं इतनी ना बिकी जितनी पाकिस्तानी मार्केट में हमने बेची होगी। पुलिस मोबाइल सारी हाइलक्स है, जंगला लगा दिया, पुलिस मोबाइल बना दी और गार्ड्स बिठा दिए,
लोगों ने कहा क्या, बस पैसा आएगा और रीवो खरीदूंगा। प्रोडक्ट, देयर शुड बी राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट मार्केट, and help companies to decide which markets to enter, which products or services to offer, and how to position themselves into those markets. The idea of markets and customers is not just limited to profit-making businesses. A similar concept of markets and customers can also be applied to the provision of public services such as state-owned schools and hospitals. For example, there are markets for education services in which customers are the students or the parents. खैर, हम पैसों के हिसाब से बात करें तो प्रोडक्ट और मार्केट आपस में मैच करने चाहिए। इंडस्ट्रीज, एक हो गया मार्केट्स, द बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और दूसरा आ गया इंडस्ट्री। किसको कहा जाता है? एंड इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स हु प्रोड्यूस similar goods and services। फिर एक ही तरह की चीजें, तो तमाम एसी बनाने वाले लोग, तमाम गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज, तमाम फर्नीचर बनाने वाली कंपनीज, तमाम मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज, तमाम पर्दे बनाने वाली कंपनीज, तमाम कारपेट्स बनाने वाली कंपनीज, तमाम पंखे बनाने वाली कंपनीज, ये जो एक ही तरह के सिमिलर गुड्स और सर्विसेज बनाने वाली कंपनीज को जब कैटेगराइज किया जाता है, सेगमेंट दिया जाता है, तो उस सेगमेंट को नाम देते हैं इंडस्ट्री। तो इन सिंपल टर्म्स हमने क्या कहा? सप्लायर ऑफ कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज, सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। सेगमेंट्स विदिन एन इंडस्ट्री, there may be different segments. An industry segment is separately identifiable part of a larger industry. BYD आ गया पाकिस्तान में भाईजान, गया सुजुकी गया। सर BYD का सुजुकी से क्या ताल्लुक? क्यों? BYD भी गाड़ियां बना रहा है, सुजुकी भी गाड़ियां बना रहा है। तो अब नहीं सर क्या हो गया? कोई ऐसा थोड़ी कि लोग अब एल्टो, कल्टर, स्विफ्ट छोड़ के और BYD लेंगे। तो ये क्या हुआ? सेगमेंट हुआ। हालांकि अगर देखा जाए तो बना तो वो भी गाड़ियां रहा है, वो भी गाड़ियां रहा है, तो इंडस्ट्री तो सेम है, लेकिन इंडस्ट्री में भी क्या आ गया? सेगमेंट। तो एजुकेशन तो एजुकेशन है, लेकिन कोई एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा रहा है, कोई कैम्ब्रिज की प्रिपरेशन करवा रहा है, कोई CAA CCA करवा रहा है, अलग हो गया ना। ये हो गया सेगमेंट। तो फर्नीचर में कोई ऑफिस फर्नीचर बेच रहा है, कोई स्कूल फर्नीचर बेच रहा है, कोई घर का फर्नीचर बेच रहा है, और घर के फर्नीचर में कुछ बेसिक बिक रही है और कुछ बहुत ही लेविश और लग्जरियस प्रोडक्ट्स बेच रही है। इनको हम सेगमेंट्स कहेंगे। क्लियर होगी बात? तो तमाम मोबाइल फोन बनाने वाले सप्लायर्स को कहा तो मोबाइल फोन सेगमेंट, सॉरी इंडस्ट्री जाएगा, लेकिन क्लासेस के हिसाब से कोई बहुत हल्के फोन्स बना रहा है, कोई बहुत प्रीमियम क्वालिटी फोन बना रहा है, कोई कैमरा पे काम कर रहा है, कोई बैटरी टाइमिंग पे काम कर रहा है, कोई अनब्रेकेबल पे काम कर रहा है। कुछ फोन्स ऐसे आते हैं जो कि तकरीबन नियरली अनब्रेकेबल होते हैं, बहुत हार्ड बॉडी होती है, आप और मैं तो उठा भी नहीं पाएंगे, बोला हाथ थक गया, कान में रख के गर्दन में दर्द हो गया। तो लेते कौन है? तो जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है वो ऐसे लैपटॉप्स और ऐसे फोन्स लेते हैं कि वो गिरते फिरते रहते हैं लेकिन टूटते नहीं। बाइक पे चलते हुए जेब से स्लिप हो गया तो मैंने कहा मेरे साथ रेस कौन लगा रहा है? अरे मेरा फोन है, वो खिसकता हुआ आया। तो उन कस्टमर्स के लिए वैसा फोन है। खैर, ये हो गया सेगमेंट। उसके बाद आ गया स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। कंपनीज नीड टू मेक स्ट्रेटेजिक यानी लॉन्ग टर्म डिसीजंस अबाउट द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स दे इंटेंड टू ऑपरेट इन। अगर हम पाकिस्तानी मार्केट में जाना चाह रहे हैं, इमरान खान के दौर में ऑटो पॉलिसी आई थी जिन्होंने बिग थ्री को तोड़ा। पाकिस्तान में पहले सिर्फ टोयोटा, होंडा, सुजुकी थे। पीटीआई गवर्नमेंट ने कहा कि आप और कंपनीज को भी ले आओ, कस्टमर को मिलनी चाहिए क्वालिटी। क्या दे रहे हो भाई? पैसे भी इतने ऊपर,
तो सबसे पहले एंट्री मारने वाला था डीएफएस के, एक कंपनी जिसने पाकिस्तान में अपना नाम रखा प्रिंस, बट दे हैड टू डिसाइड कि जाना कहां है। उन्होंने आके अपना इकोनॉमिक प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ा, पर्ल के नाम से एक गाड़ी लॉन्च की जो मेहरान के करीब थी। तब तक 2012 में एल्टो और कोरेल गाड़ियां पाकिस्तान से एग्जिट हो चुकी थी। अब छोटी गाड़ी में मेहरान थी और कोई छोटी गाड़ी नहीं थी, तो अगर कोई 10 लाख से नीचे गाड़ी खरीदना चाहता था तो कोई ऑप्शन नहीं थे। फिर एक आई यूनाइटेड की ब्रावो, एक थी प्रिंस की पर्ल और तीसरी थी मेहरान। बाद में मेहरान भी बंद हो गई। तो पहला आपने ये देखना होता है कि अगर किसी मार्केट में एंटर हो रहे हो तो जाना क्या है। बाकी कंपनीज उसके बाद एमजी, किया, ह्यूंडई जैसी गाड़ियां पाकिस्तान में एंटर हुई। उन्होंने एंटर होते ही देखा कि सेगमेंट्स क्या है। अगर कोई कस्टमर चीप गाड़ी खरीदना चाहता है, फीचरलेस, भले एसी भी ना हो गाड़ी में, तो दे हैड सम ऑप्शंस। उसके ऊपर आए तो उस टाइम में यारिस नहीं होती थी, सिटी होती थी, फिर करोला थी टोयोटा, उसके ऊपर सिविक आती थी और ग्रैंडी आती थी, ऑल्टस। उस टाइम पे ये ब्रैकेट जाके 45 लाख रुपए में बंद हो गई, यानी 45 लाख रुपए से कोई महंगी गाड़ी पाकिस्तान में नहीं थी। फिर ये डायरेक्ट आता था फॉर्च्यूनर, और उस टाइम पे फॉर्च्यूनर 80 लाख रुपए या 85 लाख रुपए की थी। तो इन कंपनीज ने देखा कि which segment is not being served, तो आइडेंटिफाई किया गया कि 45 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए वाला ब्रैकेट है ना, वो फारेगा, कोई गाड़ी नहीं है इसमें। अब अगर मैं सेडान, एक सिंपल डिग्गी वाली गाड़ी देता हूं तो सिविक है, और अपनी इंडस्ट्री में क्लास रखती है सिविक, तो मुझे कोई क्यों लेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया कॉम्पैक्ट एसयूवीज का। एक होती है प्रॉपर एसयूवी, फॉर्च्यूनर, प्रॉपर बड़ी गाड़ी, और एक होती है छोटी गाड़ी। फिर इसमें एक सेगमेंट लॉन्च किया गया कॉम्पैक्ट एसयूवीज का, जिस तरह टोयोटा ने क्रॉस दी वो अब आगे दी है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले पाकिस्तान में थी किया की स्पोर्टेज, तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ गई। ह्यूंडई की आ गई टूसॉन, डीएफएस की आ गई ग्लोरी, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज की रेंज में एमजी की आ गई एचएस। फिर उन्होंने लॉन्च की और छोटी गाड़ियां, जिसमें जेडएस भी आई और स्टॉनिक भी आई। तो इन्होंने देखा ये वाला ब्रैकेट फारेगी। हाँ, फिर मीनवाइल क्या हुआ, डिवैल्यूएशन का टाइम आ गया, तो ये गाड़ियां की ब्रैकेट थोड़ी ऊपर चलेगी। फॉर्च्यूनर 1.5 करोड़ रुपए पे चलेगी, तो एमजी एचएस करोड़ रुपए तक आ गई। लेकिन दे कुड आइडेंटिफाई कि ये वाला सेगमेंट कौन देख रहा है। बात समझ में? तो ऐसा हो सकता है कि किसी मार्केट में अगर आप अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपने प्रोडक्ट्स के साथ एंटर हो रहे हो, तो पहले देखना कि मार्केट क्या है, कस्टमर किस तरह का है। फिर देखना आपकी जगह है कि सेगमेंट कौन सा फारिग है और क्या वहां पे मार्जिन छोड़ा हुआ है। देखिए, आपको तो कोई वेलकम तब करेगा जब कस्टमर डिससेटिस्फाइड है। अगर हैदराबाद या हमारी मार्केट में सारे स्कूल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड द पेरेंट्स वर सेटिस्फाइड, तो फिर तो कोई जगह नहीं थी। तो अगर पाकिस्तानी आवाम करोला से, टोयोटा करोला से, यारिस से, सिविक से, मेहरान से, एल्टो से खुश थी, तो फिर किसी के पास जगह नहीं थी अंदर आने की। लेकिन जब लोगों से पूछा गया, बोला पता नहीं क्या डब्बा बेच रहे, दुनिया में जो गाड़ी लॉन्च होती है सिविक 5th जनरेशन, तो क्या तो फीचर्स देते। आई कैन रिमेंबर जब सिटी ने अपनी गाड़ी का शेप 10 साल से ज्यादा चला लिया, हालांकि गाड़ियां अपनी 3-3, 4-4 सालों में शेप चेंज करती है। पाकिस्तान में जो सिटी का शेप आया था इससे पहले वाला, हाँ एस्पायर वाला, वो सिर्फ फेसलिफ्ट करते थे, हेडलाइट चेंज मार दी, सेम शेप चल रहा था 2008 या 9 से लेकर 2022-23 तक वही शेप चला लिया। देखो, शर्म होती है, कोई हया होती है भाई। दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीजें ले आए। तो लोगों ने कुछ इंपोर्ट करवाई थी, ग्रेस। ग्रेस वो सिटी,
फिर उन्होंने जाके पाकिस्तान में भी जब कंपटीशन आ गया तो सिटी का शेप चेंज किया और जो ग्रेस वाला शेप है वो पाकिस्तान में है। पाक व्हील्स के एक बंदे ने व्लॉग बनाया और उसने उस गाड़ी में क्या तो फीचर दिखाया, बोला भाई पाकिस्तान अब बदल गया है। सिटी उसने व्लॉग बना रहा है, गाड़ी का रिव्यू दे रहा है कि इसमें हीटेड एंड टिंटेड सीट्स और थर्मोस्टेट, क्लाइमेट कंट्रोल, क्या तो इसमें भाई इससे रेयर जो वाइपर्स है वो ऑटो रेन सेंसर्स लगा दिए, रिट्रैक्टेबल मिरर्स। सारा व्लॉग जब खत्म होने को आया ना, हम देखते थे कि पाकिस्तान में इतने फीचर्स आ गए। तो जब वो बेच की तरफ गया तो बोला सॉरी ये तो ग्रेस है, जान के। यानी यही ग्रेस जब बाकी दुनिया में लॉन्च हो रही है तो दैट वाज लोडेड विद द फीचर्स, लेकिन जब पाकिस्तान में सिटी आई तो मुश्किल से 20% फीचर्स इसमें, 80% फीचर्स खाली करके दिए। दैट मींस द कस्टमर वाज नॉट सैटिस्फाइड। क्या तुम्हारा बस चले तो सीट बेल्ट के भी पैसे ले लो, एयरबैग के पैसे लेते थे कि जिस गाड़ी में एयरबैग होता, सेफ्टी फीचर होगा, वो महंगी होगी, और बिना एयरबैग वाली गाड़ी लो वो सस्ती मिल जाएगी। सेफ्टी के पैसे कौन लेता है भाईजान, राइट? ऐसे में देयर वाज अ गैप कि कस्टमर को चाहिए कुछ चीज। तो जो कंपनीज ने पर तोले, अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत सारी आ गई, ये जो जूलियन आई है, हेवल की गाड़ियां, तो ये बड़ा कमाल करी। और अभी जिटियोर आई है जो, उसने तो और हालत खराब कर दी। इस गहमा गेमी में सुजुकी ने फ्रॉन्क्स लॉन्च की थी, पता नहीं कहां की गाड़ी, नाम ही नहीं सुना होगा, क्योंकि इट वाज रेनिंग। इतनी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं कि एक वक्त तक हम भी फॉलो करते थे, अब तो हम भी थक गए, क्योंकि इतनी गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही हैं। एंड दिस इज गुड फॉर द मार्केट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फॉर्च्यूनर की कीमतें नीचे कर दी गई, और अब जो BYD की गाड़ियां आई हैं रीवो को टक्कर देने वाली, अभी हैदराबाद में दिखना शुरू हो गई है, शायद इनको भी नीचे करनी पड़ेगी। शार्क आई है BYD की, और गाड़ी है। जैक ने थंडर लॉन्च की थी, वो भी ऐसे T9। तो हमें बड़ा विजिलेंट रहना होता है मार्केट को देखते हुए, सेगमेंट को देखते हुए, और अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट वहां पे आपने पिच करना होता है। अगर रॉन्ग कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट दे दिया तो फेलियर होगा। यू फील है कि मेरा प्रोडक्ट चला नहीं, तो प्रोडक्ट खराब नहीं था, कस्टमर गलत को दे रहे थे। तो आईना सही था, बेच गलत बंदे को दे रहे। सो कंपनीज in different industries might sell their goods or services to same market. For example, a small building company who sells their services in performing minor construction and maintenance work such as repairs and decorating in people's private homes compete with the retailers of DIY, do it yourself tools and other products, which enable homeowners to perform their minor construction and maintenance jobs themselves. क्या है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। एक वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, ऑल्टरनेट, और दूसरा होता है किसी भी प्रोडक्ट का substitute. What is alternate? कि वही सेम प्रोडक्ट है और विद माइनर मॉडिफिकेशंस। हाल ही में एक नया दौर चल पड़ा लिक्विड डिटर्जेंट का, डिटर्जेंट पाउडर जिसको हम सर्फ बोलते हैं, सर्फ एक्सेल, एरियर, ट्राइस्टार, बोनस। अब दौर चल पड़ा लिक्विड का। अब वही डिटर्जेंट जो पाउडर में मिलता था, अब वो किस में मिला है, लिक्विड में। तो लेकिन सप्लायर तो सेम है ना, वही एरियल का पाउडर आ रहा था। एक वक्त में साबुन घरों में इस्तेमाल होता था, अभी भी होते हैं सोप, लेकिन हमने इसको बहुत मिनिमाइज कर दिया। फिर हम आ गए थे लिक्विड हैंड वॉशेस की तरफ, क्योंकि सोप अगर हम हैंड वॉश के लिए यूज करते हैं तो हमने वही सोप यूज करके रखा, द अदर पर्सन विल बी यूजिंग द सेम सोप। लेकिन अगर आपने हैंड वॉश को पंप किया तो जो ड्रॉप्स आपने यूज किए वो ड्रॉप्स कोई और नहीं यूज करेगा। और मेन हमारा एंटीसेप्टिक, राइट,
तो हैंड वॉशेस एंड सोप बनाने वाली कंपनी तो सेम है, पैकिंग चेंज कर दी, तरीकाकार चेंज कर दिया, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट। एंड ऑल्टरनेट्स आपस में डायरेक्ट कॉम्पीट करते हैं। दूसरे आते हैं सब्स्टिट्यूट्स, ये ना हो तो ये, मतलब ये ना हो तो ये, एज एन एग्जांपल क्या ना हो तो क्या। सीएनजी ना हो तो पेट्रोल। देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट्स सेम इंडस्ट्री का सप्लायर नहीं होता, टोटली एक डिफरेंट इंडस्ट्री आएगी और आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड यू विल बी लाइक तुम कहां से आ गए। लेट्स ड्राई क्लीन के बिजनेसेस होते हैं जो आपसे कपड़े लेते हैं, उनको वॉश करते हैं, दो बीच इनको हम कहें सिंपल टर्म्स, इस्त्री करके देते हैं। अगर एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ जाए तो क्या होगा। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या करेगी कि आपने उनको कपड़े दिए, डिटर्जेंट डाला, बटन दबाया, चले जाओ। अब वो सारी साइकिल्स सुखाने तक की खुद ही कंप्लीट करेगी। सही। अब लोग धोबियों के पास कपड़े धुलवाने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि बिना किसी मेहनत के वो वॉशिंग मशीन मेरे कपड़े धो रही है। इससे धोबियों का बिजनेस लो हो रहा है, ड्राई क्लीन का बिजनेस लो हो रहा है। तो क्या कोई दूसरा धोबी आ गया जो सस्ते में धो रहा है। पता नहीं कहां से एक और कंपनी आ गई है जिसने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो अगर कोई ऑटोमेटिक डिशवॉशर आ जाए और हम हाउस हेल्प को रखना बंद कर दें, जो कि घर में आके कपड़े इस्त्री करती हैं, खवातीन कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, सफाई करती हैं, अगर कोई रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आ जाए जो ऑटोमेटिकली घर का कचरा साफ कर दे और उसमें मॉपिंग का फीचर भी हो, तो जो क्लीनिंग सर्विसेज देने वाली कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनका काम बंद हो जाएगा। क्या दोनों सेम इंडस्ट्री से आए थे? इंडस्ट्री को डिफरेंट, तो इसको हम कहते हैं एक सब्स्टिट्यूट। कोई ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज आ जाएगी। तो यहां सिगरेट्स का काम चल रहा था, यहां से पॉट आ गया, तो पॉट किसने बनाया? गोल्ड लीफ ने? नहीं। तो बाकी जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज थी, टोबैको कंपनीज, वो अपने प्रोडक्ट्स में कॉम्पीट कर रही है। इतने में निकोटिन सप्लायर का कोई वेलो स्टेशन, वेलो पता नहीं क्या आ गया, तो बस ये इसको लो, निकोटिन की कमी पूरी हो जाएगी, आपको सिगरेट पीने की जरूरत ही नहीं। एंड दे रहे कि तुम कहां से आ गए बीच में, हमारा कस्टमर क्यों खराब कर रहे हो, कहीं से भी आ गए। तो टेक्नोलॉजिकली या अदरवाइज कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस डेवलप की जा सकती है जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कॉम्पीट कर सकती है। तो अगर सांबा जाना है एंड यू आर कंसिडरिंग कि मैं डेवू में जाऊं, फैसल मूवर्स में जाएं, कायना ट्रेवल्स में जाएं, वडाइच एक्सप्रेस में जाएं, बस वर्सेस बस वर्सेस बस वर्सेस बस, ये ऑल्टरनेट्स है। लेकिन अगर बाय एयर फेयर्स लो हो जाए एंड लोग कहें यार सही है 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, यहां का 20-22 घंटे की ख्वारी, तो क्या फ्लाइट कंपीट करेगी बस से? देखा जाए तो हाँ, क्योंकि है उसका सब्स्टिट्यूट, सेटिस्फाइंग द सेम नीड्स एंड वांट्स बट डिफरेंटली, तो इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट। तो इसने एग्जांपल दी कि कुछ चीजें डीआईवाई होती हैं, डू इट योरसेल्फ। यूट्यूब पे इट्स वेरी कॉमनली अवेलेबल, आप कोई भी चीज बोले कि मुझे डीआईवाई सिखा दो, तो वो चीज अगर आप किसी आउटसाइडर से करवाएं, किसी प्रोफेशनल से करवाएं, तो दिस विल कॉस्ट यू लॉट। लेकिन अगर वो डू इट योरसेल्फ के थ्रू कर दो, बहुत सारे लोग घरों के दीवारें कलर करना सिखाते हैं, प्रोवाइडेड वी हैड टाइम। अगर कोई फारिग बैठा होता ना, टाइम होता ना, तो शायद हम पेंटर्स को ना बुलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स, कि ऑल टुगेदर कोई डिफरेंट चीज आ गई जिसने हमारे प्रोडक्ट को टक्कर दे दी विद बेटर क्वालिटी फीचर्स एंड विद बेटर प्राइसेस में भी। तो अगर एसी का कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, कूलिंग फैन, बीच में ट्राई किया था किसी कंपनी ने,
पंखे लगाए थे, उसके सामने एक बिन दे दी थी जिसमें ठंडा पानी डालना होता था। तो वो पंखा क्या करता था, एक छोटा सा पानी ठंडा उठाता और उसको थ्रो कर देता। और अगर ये काम कर जाता तो शायद पंखा एसी का काम हो जाता। कोई कंप्रेसर नहीं, कोई गैस चार्ज नहीं, कोई हैवी बिल्स नहीं। लेकिन खैर वो फिर जब लगता था ना तो बंदा नम हो जाता था, तो इस वजह से वो इतना चल नहीं पाया। बट अगर चल जाता तो शायद एक डिफरेंट चीज आके हमारे प्रोडक्ट का बेड़ा कर जाती। इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट। ओके, नेक्स्ट कम्स जेनरिक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में एक वर्ड यूज हुआ है, फ्रेगमेंटेड। दूसरा इमर्जिंग, नेक्स्ट इज मैच्योर फर्स्ट, देन इज डिक्लाइनिंग एंड लास्ट वन इज पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सप्लायर्स, कोई लीडर नहीं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल पंप्स, तो अगर पेट्रोल पंप्स देखें तो हर कोई अपनी अपनी मार्केट में अपना अपना शेयर बेच रहा हो, तो ऐसी इंडस्ट्री को कहा जाएगा दिस इज फ्रेगमेंटेड। मोनोपोली नहीं है, कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं है, हर कोई अपने अपने हिस्से का अपना अपना बिजनेस कर रहा है। तो इस इंडस्ट्री में एंटर होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या तो आप अगर जाएंगे तो सिर्फ अपने ही रीजन को सर्व कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड। अगर कारपेंटर्स प्लम्बर्स की बात की जाए, ड्राई क्लीनिंग बिजनेसेस की बात की जाए, कोई स्टेशनरी खरीदी जाए, तो फ्रेगमेंटेड है कि बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज बना रहे हैं। बड़ा अब आज की कॉमन एग्जांपल है फिल्टर्ड वाटर। घरों में जो हम पानी पीते हैं उसका सप्लायर कौन है? तो गली गली में आरओ प्लांट लग गया। तो और पहले आते थे नेस्ले के कैन, एक्कोफिना के कैन, 500 रुपए का डिपॉजिट भी देना पड़ता था, 250 रुपए का कैन भी खरीदना पड़ता था। अब तो 60-60 रुपए में मिल रहा है, और मे बी जो टीडीएस और क्वालिटी लेवल ऑफ वाटर चेक करेंगे वो सेम हो। तो ये इंडस्ट्री क्या कहलाएगी? फ्रेगमेंटेड। लाइक हाई नंबर ऑफ सप्लायर्स। दूसरा वर्ड है इमर्जिंग, कि अभी ज्यादा लोग इसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर इसका है, उभरती हुई, ग्रोइंग। तो जिस तरह ऑनलाइन बिजनेस था एक वक्त में, तो कुछ लोगों ने क्या किया, वेबसाइट के थ्रू चीजें बेचना शुरू की, एंड नोबडी वाज यूजिंग इट, वेरी वेरी अ फ्यू। लेकिन आज अगर देखें तो वो बिजनेस ही नहीं माना जाएगा जिसकी कोई वेबसाइट है, जिसका कोई इंस्टा अकाउंट है, जिसकी कोई ऐप ना। हम उस बिजनेस को हल्का मानेंगे, हैं तुम्हारी ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है, थके हुए। इमर्ज हो गया। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज यानी वो जो कि फ्यूचर में, जिस तरह अभी हम बात करें ईवीज की, पाकिस्तान तो अभी नहीं, ग्लोबली भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी आंखों के सामने आ रही है इंडस्ट्री। फ्यू इयर्स बैक गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे चल रही थी, लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जो कि दुनिया ने इसको ब्लिंक ऑफ आई में एक्सेप्ट नहीं किया कि आगे आ गया, ईवी आ गया। ऐसा मैंने कहा कैसे चलेगा, बैटरी खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, स्टेशंस कहां हैं, चार्ज कैसे करेंगे। तो देयर वर मल्टीपल क्वेश्चंस। लेकिन ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री थी, लगा कि अब फ्यूचर
ईवी का, फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनने शुरू हो गए, राइट। तो इसको हम कहते हैं इमर्जिंग, यानी वो इंडस्ट्रीज, वो सप्लायर्स अभी जो अब इस प्रोडक्ट और इस मार्केट को सर्व करना शुरू करेंगे। तो फ्यू इयर्स बैक अगर ऑनलाइन लेक्चर्स की बात की जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात की जाए, देयर वर वेरी फ्यू जिन्होंने अपने लेक्चर्स ऑनलाइन डालना शुरू किए थे। लेकिन लोग कह रहे कहां होगा भाई, ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाएगा, ध्यान ही नहीं जाएगा, नेट बंद हो जाएगा बीच में। लेकिन वी कुड सी कि समथिंग इज कमिंग, और ऐसा हुआ कि वो लेक्चरर्स, वो टीचर्स जिन पे हमारा एक्सेस ही नहीं बन सकता था, कभी हमें जाना पड़ता वहां, वो हमारी जेब में आ गए। जब चाहो चलाओ, जब चाहो रोक दो। दिस इज व्हाट वी रेफर एज इमर्जिंग। इसमें आप दाव खेल सकते हो। अगर आप प्री प्लान्ड रहो तो शायद आप राइट टाइम पे, देखिए जो चीज सबसे पहले फर्स्ट मूवर होता है ना, उसका मजा अलग होता है। तो आप फर्स्ट मूवर बन सकते हो, ठीक। फ्रेगमेंटेड, अगर मुझे कोई चीज यहां से गुजरांवाला भेजनी हो, लाहौर भेजनी हो, कैसे भेजेंगे? कुरियर में एक आता है बिल्टी। बिल्टी क्या होती है? बड़े बसेस, गाड़ियां जा रही होती है, ट्रेन वगैरह में। हाँ, तो आपने उसको थमा दी और इसका कोई कॉमन लीडर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेसेस हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज, छोटी 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 जो आपको जगह जगह पे मिल जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेड। और दूसरा क्या? इमर्जिंग। अब सब्स्टिट्यूट की मिसाल हमने बात की, तो एक टाइम चल रहा था टीसीएस का, लियोपर्ड का, जो यहां से डॉक्यूमेंट्स उठा के दे आते थे। फिर देखते ही देखते, हाँ एमएनपी था, देखते ही देखते क्या हुआ, फैक्स आ गया। फैक्स में क्या होता था कि मैं कोई डॉक्यूमेंट अगर यहां से इस्लामाबाद भेजना चाहूं तो मैं यहां से फैक्स लगाता, सीधा वहां जाके प्रिंट होता। और देखते ही देखते ईमेल्स आ गई, और देखते ही देखते फिर व्हाट्सएप आ गया, और मोबाइल फोन के अंदर स्कैनर्स आ गए। हालांकि स्कैनर वाज अ सेपरेट प्रोडक्ट, जो बाकायदा आप डॉक्यूमेंट रखते, बंद करते, बटन दबाते, लैपटॉप से कनेक्ट करते और वो डॉक्यूमेंट उसमें स्कैन होता था। कहां गया? अब स्कैनर का क्या जरूरत है? कैमरा स्कैनर लगा लो, मोबाइल फोन की कैमरा में स्कैनर है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे पहचान जाएगा कि डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो, आप उसको क्लिक करोगे वो एग्जैक्ट एजेस के साथ जबरदस्त स्कैन मार देगा। और ये डॉक्यूमेंट अगर मुझे कराची भेजना होता था तो मैं कुरियर ही करता, पैसे लगते थे, टाइम लगता था। हमने क्या कर दिया, उसको व्हाट्सएप कर दिया। तो टीसीएस वाले कहने लगे कि काम क्यों कम हो गया, कोई दूसरी कंपनी हमसे सस्ते कुरियर भेज रही है क्या? एक सब्स्टिट्यूट आ गया, एक मुतबादल आ गया, जो काम वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, लेकिन बेटर क्वालिटी फीचर्स के साथ, फ्री में, एफिशिएंटली कर रहा है। इमर्जिंग कि जिसका फ्यूचर है। नेक्स्ट इज, तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अब थक गई। न्यूज़पेपर्स, तो जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिशर्स, काविश है, इबरत है, जंग है, देयर आर प्लेंटी। मैं भी नया न्यूज़पेपर लॉन्च करूं, मतलब अब क्या आ रहे हैं, अब तो सब जा रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री जो अब कहते हैं कि इख्तिताम, अब बस खुदा हाफिज़, खत्म, अब एंड पे है। अब इसमें एंटर होना तो क्या, अब इसमें से एग्जिट लेना है। क्योंकि जब न्यूज चैनल्स आ गए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था, टीवी आ गया था, तो लोगों ने अखबारों को कम करके खबरें सुनना शुरू कर दी। इनफैक्ट मैं अभी काफी पेरेंट्स के इंटरव्यूज करते हैं, मैं अक्सर पेरेंट्स से पूछता हूँ किताब आजकल कौन सी पढ़ रहे हो, बोला अब कहाँ किताब है। क्यों? बोला एक वक्त होता था हम बाकायदा नॉवेल्स पढ़ते थे, बड़ा मजा आता था बुक रीडिंग में, अब रात तो रील्स देखते रहते हैं, हाँ फेसबुक देखते रहते हैं। तो क्या हुआ कि वो जो बुक पब्लिशिंग कंपनीज है वो भी डिजिटल हो गई, ऑनलाइन कुछ एप्स आ गई हैं जो कि आपको ऑनलाइन बुक्स देती है। और शायद कुछ टाइम में चैट जीपीटी को बोलोगे इस बुक की समरी तो बता दे भाई, तो की पॉइंट्स बता के आप शायद 5 मिनट में पूरी किताब पढ़ लो। ऑडियो बुक्स आ गई, आप
हैंड्स फ्री लगा के सुनो, किताब पढ़ो मत, सुनो। तो वो जो बुक्स की कंपनीज हैं, नॉवेल्स हैं, हम देखें शायद बॉलीवुड की जो सिनेमास इंडस्ट्री है वो भी तो अब कौन जाएगा सिनेमा में मूवी देखने के लिए? जब नेटफ्लिक्स है, जब अमेजॉन प्राइम है, जब घर पे बैठे बैठे अपनी कंट्रोल के साथ, हाई क्वालिटी के साथ 500 रुपए पर मंथ में जितनी चाहे मूवीज देख सकते हैं, तो बेवकूफ 1200 रुपए में जाके टिकट खरीद के मूवी देखूंगा। तो ये इंडस्ट्रीज जो सिनेमा की हैं, जो न्यूज़पेपर की हैं, जो बुक्स की हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रही है? मैच्योर। ठीक है। अच्छा, अब मैच्योर और डिक्लाइनिंग में स्टेप देखते हैं। एक मैच्योर हो गई कि अभी भी बिक रही है चीजें, लेकिन जितनी कस्टमर्स की डिमांड है उतनी ही सप्लाई चल रही है। तो मिसाल अगर मैं डेयरी फार्मिंग में जाऊं, दूध का बिजनेस करने जाऊं, तो जितना हैदराबाद या जितनी भी हमारे रीजन में मिल्क की कंजम्पशन है, और अगर उतनी ही मिल्क की सप्लाई है, तो दिस इज व्हाट वी रेफर एज मैच्योर। नुकसान में नहीं हो, लेकिन कोई नई कंपनी अगर इसमें आएगी ना, तो आयदे का फायदा नहीं, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई बराबर है। इसको मैच्योर कहेंगे। और उसके बाद आती है डिक्लाइनिंग। सो माय मिस्टेक, जो न्यूज़पेपर या बुक पब्लिशिंग की हम बातें कर रहे थे, वो अब कहां पे जा रही है? डिक्लाइन। फिर एक आ गई मैच्योर और दूसरी आ गई डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, और कुछ होती हैं ग्लोबल। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ आपके रीजन में बिके, ऐसा जरूरी, आप उसको पूरी दुनिया पे एक्सपोजर दे सकते हैं। जिस तरह हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ACCA करवाते हैं। व्हेन इट कम्स टू CA, तो आप पाकिस्तान स्पेसिफिक हो गए, लेकिन ACCA अगर दुनिया के 180 कंट्रीज में ऑफर होता है, और हम अपने लेक्चर्स अगर इंग्लिश में रिकॉर्ड करके पोस्ट करें, तो हम शायद डॉलर्स में कमाएं। एंड देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स डूइंग सो। उन्होंने क्या कर दिया? अपना वही प्रोडक्ट ग्लोबल कर दिया। लंदन में ट्यूशन फीस फॉर वेरी एक्सपेंसिव, वो पाउंड्स में चार्ज करते थे। हम जहां पे एक पेपर 15,000 रुपए में पढ़ाते थे, वहां PKR कन्वर्टेड लाख रुपए का एक पेपर पढ़ाया जाता था, और जो गोरा था ना वो ज्यादा ध्यान नहीं देता था, अपना पढ़ा के निकल जाता था। जबकि पाकिस्तानी ट्यूटर व्हाट्सएप में भी एक्टिव रहता था कि अगर कोई क्यूरी हो तो पूछ लो। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तानी ट्यूटर ने उस लंदन की मार्केट को पढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे? ऑनलाइन चला के। तो कुछ चीजें होती हैं जो कि ग्लोबल होती हैं। चाइना के पास ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत शार्प है। वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आप तसव्वुर करें और अली एक्सप्रेस पे देखें। लेकिन चाइना के पास मसला था कि चाइना को इंग्लिश नहीं आती, वो दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था चाइना, और उनको नफरत होती थी इंग्लिश से। अभी मेरा टर्की जाना हुआ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू बोला कि बेटा इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते हो? तो उल्टा जवाब में बोले, आप लोग टर्किश क्यों नहीं सीख लेते हो? अभी मैं कहा, आपको रहने आना है? कोई बंदा 7 दिन, 15 दिन, 12 दिन आपके पास मेहमान बन के घूमने आता है, आप तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे, तो सीख लो। बोला नहीं, हम कहते हैं कि जो आता है ना हमारे पास, वो टर्किश सीख क्या है? बड़े भरम है यार आप लोगों के। चाइना कभी इंग्लिश नहीं सीखता था। नतीजतन उनके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स बनते थे ना, वो ग्लोबल मार्केट में जा नहीं पाते थे। फिर अर्ली 90s में आ गया जैकमा। जैकमा की सिर्फ एक खासियत थी पूरे चाइना में कि उसको इंग्लिश आती थी। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जब दूसरी गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते थे ना, उन्होंने जैकमा को अपॉइंट किया इस काम के लिए। तब कोई गूगल ट्रांसलेटर थोड़ी थे। फिर ही रियलाइज कि हमारे मुल्क में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो सकती हैं, लेकिन हमारा बंदा बना तो पा रहा है, बेच नहीं पा रहा। देन ही डेवलप्ड अलीबाबा, एक होलसेल वेबसाइट B2B कि चाइना के प्रोडक्ट्स सारी दुनिया को सप्लाई करूंगा, बीच में मैं हूं, इंग्लिश मैं देख लूंगा, कम्युनिकेशन मैं देख लूंगा। फिर उसको और सस्ते लेवल पे ले गया अली एक्सप्रेस के नाम से, राइट। तो कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती हैं कि जरूरी नहीं वो सिर्फ इसी जगह पे हो, कुछ इंडस्ट्रीज ग्लोबल होती है। रिसेंटली शान ने कोशिश की है दुबई में अपने मसाले सेल करने की। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं
जो जब भी पाकिस्तान आते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यहाँ से शान के ये टिक्का कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला भर भर के डब्बे लेके जाते हैं। तो क्यों बोला वहां मिलते नहीं है ना यार। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ग्लोबली डिमांडेड है तो हम उस इंडस्ट्री को क्या करेंगे, अगर एक मार्केट से आप मेच्योर हो गए, थक गए हो, तो इस प्रोडक्ट को उठा के आप किसी रिफर्बिश्ड गाड़ी में, क्या होता है कि जापान में लोगों ने गाड़ियां इस्तेमाल की, वहां रीसेल रहने गाड़ी होगी। पाकिस्तान में तो यूज्ड गाड़ी महंगी बिक रही होती है, लेकिन बाकी कंट्रीज में क्योंकि गाड़ियां बेंटलीज होती हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से होती हैं, तो इस वजह से वो इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं कि अक्सर लोग अपनी यूज्ड गाड़ियां बेच देते थे। फिर उन्होंने देखा, टोयोटा ने देखा कि पाकिस्तानी ना, उनको कोई टेंशन नहीं यूज्ड गाड़ी से। गाड़ी टोयोटा खरीदता, उसको रिफर्ब करता, रिकंडीशन करता, और रिकंडीशन करके पाकिस्तानी मार्केट में सेल कर देता। अच्छे पैसों में बिक रही थी ये एक्वा, वेट्स, 500, पता नहीं कितनी गाड़ियां, प्रोबॉक्स, फील्डर, इतनी गाड़ियां आई जो कि जापानीज गाड़ियां हैं, और ये कभी भी आपको 0 मीटर नहीं मिलती, ये चली हुई गाड़ियां होती हैं। तो आपने देखा कि यहां से मार्केट हो गई पूरी, तो उठाओ दूसरी मार्केट में बस। और ये इंडस्ट्रीज को समझना हमारे लिए बेहतर होगा कि हमारा प्रोडक्ट के हवाले से हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। तो अगर कोई ढलता सूरज और इसमें मैं जान मारूं, अगर मैं न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर दूं, अब क्या है, अब लोगों को कितना ही कन्विंस कर लो कि सच्ची खबर होगी, पक्की खबर होगी, बर वक्त आपको खबर मिलेगी, प्रिंट भी बेहतरीन होगा, पिक्चर्स भी बेहतरीन लगी होगी। बोले यार तुम कौन से दौर में वापस लेके जाना चाह रहे हो, अब रहने दो। तो अगर कोई अब पीटीसीएल एडवर्टाइजमेंट करने लग जाए कि आप लैंडलाइन यूज करो, तो कितनी ही मार्केटिंग कर ले, कितने ही इंसेंटिव दे दे, कितनी टीम्स को लगा ले, कितने पैकेजेस दे दे, जाएंगे वापस? अब नहीं। टाइपराइटर होते थे, अब दौर खत्म हो गया ना, अब वापस नहीं जा सकते, राइट? तो ऐसे में जब आपने रियलाइज कर लिया कि मेरी जिस इंडस्ट्री में हूं, जो प्रोडक्ट्स में सेल कर रहा हूं, वो डिक्लाइन है, वो डूब रही है। इनफैक्ट स्मार्टफोन भी इन नियर फ्यूचर डिक्लाइनिंग की तरफ आएगा। फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी, मे बी जो हम विजन प्रो मैक्स टाइप बना रहे हैं, वीआर ग्लासेस, तो शायद हम उसकी तरफ आ जाए, तो वो आ जाएगी हमारी इमर्जिंग साइड पे। और फिर स्मार्टफोन जिस तरह कीपैड वाले फोन्स थे एक दौर में, सिम्स में भी चले जाएं, कि अब तो बहुत सारे लोग नॉन पीटीए चला रहे हैं बिना सिम के, क्योंकि उनका वाईफाई कनेक्टेड है, डन चल रहा है ना। मुझे क्या जरूरत है कि आप मुझे सेल्युलर नंबर पे कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर लो कॉल। तो दुबई ने इस बात में अच्छा काम किया, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स ही ब्लॉक रखी हुई है, आप व्हाट्सएप पे कॉल कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं। तो उनके जो डू एंड एथस आता है, सारी कॉल्स वहां से जाती है। एसएमएस आउट, कौन करता है मैसेजेस? हम तो देखते भी नहीं, इनबॉक्स में सिर्फ मार्केटिंग के मैसेजेस आते रहते हैं, या बैंक का ओटीपी ज्यादा से ज्यादा, राइट? तो नीड टू रियलाइज, अगर मैं कैमरा लॉन्च करूं नए डीएसएलआर, बोले सर खत्म, अब मोबाइल फोन ही कैमरा। ड्रोन्स का एक दौर उठा था कि जिस फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के पास ड्रोन नहीं होता था, लोग उसको अपॉइंट ही नहीं करते थे। अभी दौर चल रहा है, लेकिन मैच्योर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में भी ये भी है। तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्री अभी कहां पे स्टैंड कर रही है, फ्रेगमेंटेड है, इमर्जिंग है, मैच्योर है, डिक्लाइनिंग है, या ग्लोबल इंडस्ट्री हो सकती है। तो हम अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फर्दर की जो टेक्निक्स एंड मॉडल्स हैं वो मैं क्लास में